वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है ऑन इक्वालिटी। दोस्तों, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें कि पहला जो कहानी है वो है हमारी कांता की स्टोरी, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इक्वालिटी हमारे समाज में किस तरीके से है। और दूसरी कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कहानी झूठन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कहानी के साथ में। जैसा कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, क्लास 6 के मॉड्यूल में हम लोगों ने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंडिया के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हमने देखा था कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो लोगों के द्वारा लोगों के से ही बनाया गया एक सिस्टम है, जिसमें कि सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके कुछ की एलिमेंट्स हमने देखे थे, जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की सहभागिता होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। फिर दूसरा था इक्वालिटी और जस्टिस, यानी कि समानता और सभी के लिए एक जैसा न्याय प्रक्रिया, और जिसमें कि इक्वलिटी जो है सबसे मुख्य एलिमेंट माना जाता है डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि इक्वलिटी क्यों होती है और इक्वलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्यों है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। और यहाँ आगे हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि हम बात तो करते हैं इस एलिमेंट की कि यहाँ हमारे किसी भी डेमोक्रेसी में इक्वलिटी सबसे महत्वपूर्ण फीचर होता है, लेकिन क्या सभी को समान अधिकार हमारे समाज में दिए गए हैं। तो इन 2 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें जानने को मिलेगा कि हम ऊपरी तौर पर देखते हैं कि इक्वलिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को दी है, लेकिन क्या वास्तविकता में, यानी कि क्या प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर हम देखें तो सभी को समानता है या नहीं है। बढ़ते हैं हमारी पहली स्टोरी की तरफ। ये कहानी है सबसे पहले कांता की कहानी, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक इलेक्शन का दिन है और यहाँ पर सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए, जिसमें कि मंजीत कौर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये एक टीचर है, फिर तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है, कांता देवी और सुजाता कुमारी जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं। फिर अब्दुल रहमान जो कि एक आर्टिशियन है, शबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लैंग कंसल्टेंट, इसाक लैंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा जो कि एक मीडिया पर्सन है, योगराज एक अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है, और अशोक जैन जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। और यहाँ पर ये सब लोग अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और तभी जब कांता और सुजाता जो कि दोनों आपस में सहेलियां हैं, वो लाइन में खड़े होकर बात कर रही है, और कांता सुजाता से कहती है कि कितनी अच्छी बात है कि हमारे भारत में, यानी कि हमारी कंट्री में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, और हम लोग सभी एक ही लाइन में यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए खड़े हैं। इवन यानी कि मेरे जो मालिक है जैन साहब, वो भी हमारे ही साथ इसी लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सुजाता भी उसकी बात में सहमति जताते हुए हामी भरती है। उसके बाद कांता का जब टर्न आने वाला होता है वोट कास्ट करने के लिए, तो कांता अपनी सहेली को बोलती है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में पाइपलाइन डालेगा वाटर की, और इसीलिए मैं उसको वोट देने वाली हूँ। उसके बाद दोनों अपना अपना वोट कास्ट करते हैं और फिर वो अपने साहब को कहती हैं कि मिलते हैं काम पर। आगे वो सुजाता को बताती है कि आज गुड़िया, यानी कि उसकी जो बेटी है, कांता की बेटी गुड़िया, वो उसको बुखार आ रहा है और आज उसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज उसको काम पे जाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपने साहेब यानी कि जो जैन साहब हैं उनसे कुछ एडवांस चाहिए होगा, ताकि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखा पाए और उसका इलाज करवा पाए। फिर वह जाती है अपने घर पे और अपनी बेटी को थोड़ा सा गर्म पानी देती है और कहती है कि तुम ये पी लो ताकि तुमको थोड़ा सा अच्छा लगे। और वो काम करके वापस जब लौटेगी तो वो इवनिंग में उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास की जो बस्ती है वो काफ़ी गंदी हो रही है, और उसी गंदी बस्ती में बच्चे खेल रहे हैं और सारा कूड़ा कचरा आसपास बिखरा हुआ है।
और यह देखकर ही उसके मन में यह विचार आता है कि यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से उसकी बेटी जो है गुड़िया, वो बार बार इस बीमारी से ग्रसित हो रही है। उसके बाद वो पहुंचती है मालिक के घर, जो कि है जैन साहब। अब वहाँ पर उसकी जो मालकिन होती है वो उसको टोकती है कि ठीक से कॉर्नर में भी प्रॉपरली पोछा लगाए, और बाद में वो उसको कुछ एडवांस का जो अमाउंट है वो देती है और उसको फटकारती हुई कहती है कि मैं अभी तो तुमको एडवांस का अमाउंट दे रही हूँ, लेकिन तुम इसे अपनी एक आदत मत बना लेना। फिर कांता उसको कहती है कि नो मैडम, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कांता अपने घर पहुंचती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है, और हॉस्पिटल में फिर जब वो पहुंचती है तो फिर उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है। फिर जब वो अपनी इस लाइन में लगी होती है तो उसके मन में ये विचार आता है कि भले ही हम लोग इक्वलिटी की बात कर रहे थे, मॉर्निंग में ही हमने ये सब बात करी थी, लेकिन जैन साहब को तो इस तरीके से कभी भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा जब वो अपने बच्चे उनके बीमार होंगे और उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा, तो क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं। और चूंकि ये कांता जो है वो एक पुअर बैकग्राउंड से है, तो उसको यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लाना पड़ा है, और यहाँ पर भी उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, और ये तो काफ़ी असमानता की बात है। मतलब कि वो अपने मन में ये सोच रही है कि भले ही हम लोग राइट से, यानी कि डेमोक्रेटिक इंडिया में हमको ये राइट मिला हुआ है इक्वलिटी का, लेकिन हम लोग अगर मॉनिटरी टर्म्स में बात करें तो काफ़ी असमानता है हमारे समाज में। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग बात ज़रूर करते हैं इक्वलिटी की, लेकिन अगर हम मॉनिटरी टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ऊंच नीच हम लोग देखी जाती है, मतलब असमानता यहाँ पर होती है। तो जब हम लोग इस पहली स्टोरी पर ध्यान देते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे समाज में जो सभी वर्ग है वो इक्वल नहीं है। कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत अमीर है। अब अगर हम बात करें इस स्टोरी की, तो ये स्टोरी शुरू हुई थी एक लाइन में खड़े होने को लेकर, जहाँ पर वो सब लोग अपना वोट डालते हैं और कांता अपने मालिक को पहचानती है, जो कि अशोक जैन और छोटे लाल जो उसका नेबर होता है, कि वो लोग भी एक ही लाइन में उसके साथ वोट देने के लिए खड़े हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और एनी अदर थिंग। यानी कि कोई भी कास्ट, जाति या किसी भी भेदभाव के बिना वो लोग सब एक ही लाइन में वहाँ पर खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, कोई गरीब है या अमीर है, इससे कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, मतलब कि जो भी व्यक्ति यहाँ बिलोंग करता है, जो कि 18 साल से ऊपर की जिसकी उम्र है, वो सभी इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेसी के तौर पर इक्वल है और वो सभी लोगों को वोट देने का समान अधिकार है। तो ये है आइडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, जो कि एक बेस है हमारी इस आइडियोलॉजी का, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, इर्रिस्पेक्टिव किसी भी भेदभाव के। मॉर्निंग में हमने देखा था कि कांता काफ़ी एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और वो काफ़ी खुश भी थी कि हम सब लोग एक लाइन में खड़े हैं। पर शाम होते होते जब उसके साथ उसका दिन गुजरता है और वो उसको ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो शाम होते होते तक उसके मन में कुछ अलग भाव थे और अब उसका इक्वलिटी को लेकर वो सेम अनुभव नहीं था जो कि जिसके बारे में वो मॉर्निंग में अपनी दोस्त सहेली सुजाता के साथ में बात कर रही थी। तो दिन भर में ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से कांता इतनी अनश्योर हो गई अपने इक्वल राइट्स के बारे में, और उसके साथ उसको ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि जैसा कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस स्टोरी से हमको पता चलता है कि दिन भर के अगर हम उसका दिनचर्या देखें तो वो एक स्लम एरिया में बिलोंग करती थी और उनके जो मालिक थे वो एक काफ़ी अच्छी सोसाइटी में बिलोंग करते थे। उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो काफ़ी अलग थी। स्लम एरिया में काफ़ी गंदगी थी और जिसकी वजह से उसकी बेटी बार बार बीमार पड़ रही थी और उसको फिर भी वो काम से छुट्टी नहीं ले सकती थी, जबकि उसकी बेटी को उसको हॉस्पिटल ले जाना था इलाज करवाने के लिए। पर अगर चूंकि वो काम पे नहीं जाती तो उसको एडवांस का अमाउंट नहीं मिल पाता और एडवांस का अमाउंट लेने के लिए उसको अपने मालिक के घर काम करने जाना पड़ता है।
और उसके मन में ये विचार भी आता है कि इस तरीके से तो नहीं होता होगा जब जैन साहब के कोई बच्चे अगर कभी बीमार पड़ते हो, और दिन भर इतना थकान होने के बाद, काम से थकान होने के बाद फिर उसको वापस से एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, हॉस्पिटल की लाइन, अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए। फिर वह सोचती है कि सुबह जो लाइन में लगी थी वो लाइन और ये लाइन काफ़ी अलग है, क्योंकि ये लाइन जो है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन है जिसमें वो पे खड़ी है, क्योंकि वो एक पुअर दर्जे को बिलोंग करती है, और अगर वही वो भी उनकी तरह रिच होती तो उसको इस लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी अपनी बेटी का इलाज करवा सकती है। तो उसके मन में ये सारे जो विचार हैं वो आने लगते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम लोग कांता की स्टोरी से ये पता चलता है हमको कि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया में हमको राइट टू वोट मिला है वो भले ही सबको समान रूप से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई सारी इनइक्वालिटीज़ मौजूद है, जो कि सिर्फ गरीबी ही नहीं, लेकिन जैसे कास्ट सिस्टम और ऐसे कई सारे बातें हैं जिसमें कि हम लोग इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। और इन दो कहानियों को पढ़ते हुए हमको ये रियलाइज़ होगा कि ये रियल इंसिडेंसेस पे बेस्ड है, और यहाँ पर ये दर्शाती है कि हमारे भारत में किस तरीके से अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और अगर हम लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कास्ट एक बहुत ही बड़ा इशू है इनइक्वालिटी को लेकर, जहाँ पर पे एसटी, एससी और ओबीसी को एक लोअर दर्जे का माना जाता है, और वहीं ब्राह्मण और जो दूसरी जातियाँ हैं उनको उससे ऊपर उठकर माना जाता है। पर ये जो है गांव की तरफ, अगर हम लोग विलेजेस की तरफ, रूरल एरियाज़ की तरफ बात करें अगर हिंदुस्तान के, तो वहाँ पर इन चीज़ों को काफ़ी माना जाता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जाति भेद को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पर ये असमानताएं फिर भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अर्बन इंडिया की, यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी, तो वहाँ पर हम लोग एक मिनट के लिए ऐसा सोचते होंगे कि वहाँ पर इस तरीके के कास्ट सिस्टम को बिलीव नहीं करते, या वहाँ पर ऐसा ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। बट अगर जस्ट हम एक नज़र डालें इन मैट्रिमोनियल एड्स की जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जिसमें किस तरीके की मांग रखी गई है अर्बन सोसाइटी के लोगों द्वारा, यानी कि जो एक जस्ट एक ये एड से हमको पता चलता है कि किस तरीके का माइंडसेट इन लोगों का होता है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे हम कि एक यंग एजुकेटेड और फेयर लड़की की, जो कि एजुकेटेड होनी चाहिए, उसकी मांग करी गई है, और जो ब्राह्मण जाति से ही बिलोंग करनी चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि वो एसटी, एससी या किसी और कास्ट की नहीं होनी चाहिए, वो लड़की एक ब्राह्मण लड़की होनी चाहिए। और दूसरा भी जो ऐड है उसमें भी सेम इसी तरीके से दिया गया है कि जिसमें उनने ब्राह्मण अय्यर लड़के की मांग करी है, और जो कि अच्छा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे जो समाज है उसमें एजुकेशन से लेकर और कास्ट से लेकर भी काफ़ी अनइक्वालिटीज़ पाई जाती है, यानी कि जो एजुकेटेड वर्ग है वो नहीं चाहता है कि किसी अनएजुकेटेड को वो अपने घर में बहू बना कर लाए, या फिर वो किसी निचले तबके की लड़की को अपनी बहू बना करके लाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी असमानताएं हमने इस संदर्भ में भी देखी है, और यहीं से हमको पता चलता है कि हम लोग जो समाज में रह रहे हैं वो एक इक्वल समाज नहीं है, यानी कि यहाँ पर इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है। ऐसे ही हम लोग अब जो दूसरी स्टोरी है, जो कि एक दलित बच्चे की कहानी है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि ये जो टर्म है ये एक निचले कास्ट के, यानी कि लोअर जाति को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। जबकि अगर हम दलित का असली अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। और ये जो वर्ड है जो कि लोअर कास्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया गया जाता है, तो यहीं हमको डिस्क्रिमिनेशन दिखता है कि किस तरीके से उन लोगों को एड्रेस करने के लिए भी इस तरीके का वर्ड यूज़ किया जाता है हमारी सोसाइटी के द्वारा। और इसके पहले भी हमने जब सिक्स क्लास में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो एक दलित बच्चा था, या खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले मिस्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उनके साथ भी किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने किया था।
उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, या उनको स्कूल में लगे जो टैप था उससे पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो इस तरीके से ये जो सोशल हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा एक फेमस, जो कि एक खुद भी फेमस दलित राइटर हैं, उनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है झूठन, जिसमें कि वो लिखते हैं कि उनको भी जब वो स्कूल जाते थे तो उनको सभी बच्चों से दूर अलग क्लास में बिठाया जाता था, और वो भी नीचे ज़मीन पर। और किस तरीके से जहाँ वो बैठते थे तो उनको नीचे इवन ज़मीन पर बैठने के लिए भी उनको दरी भी नहीं दी जाती थी, और उनको सबसे आखिरी में बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे तक जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर उनको बिठाया जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में बच्चे उनको बिना कारण ही पीट दिया करते थे। और किस तरीके से जब वो एक बार क्लास 4th में थे तो उनके जो प्रिंसिपल यानी कि जो उनके हेडमास्टर हैं वो उनको ओम प्रकाश जी को कहते हैं कि पूरे स्कूल की झाड़ू लगाने के लिए वो उनसे बोलते हैं। और आगे वो ये भी बोलते हैं कि किस तरीके से वो जो प्लेग्राउंड था वो काफ़ी बड़ा था, और वो जो ओम प्रकाश जी थे वो एक छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, जब उनसे ये सब नहीं काम होता था उनकी पीठ में दर्द होने लगता था, और किस तरीके से वह थक जाते थे, और उनकी पूरा जो चेहरा है वो धूल में ही भर जाता था, और किस तरीके से उनसे ये सब काम करवाया जाता था। और जो बाकी बच्चे होते थे वो क्लास के, वो बैठ कर के क्लास में पढ़ाई करते थे, और दिन भर काम करने के बाद भी जो स्कूल में लगा जो टैप था उसमें उनको पानी तक पीना अलाउड नहीं था। और ये ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा, कपल ऑफ डेज तक ये इसी तरीके से चलता रहा, स्कूल में उनके साथ अन्याय होता रहा। जब एक दिन उनके पिताजी ने देखा, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे और उनके पिताजी देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो वहाँ पर उनका झाड़ू लगा रहा है बजाय पढ़ने के। फिर वो जाकर उसके टीचर से पूछते हैं, और उसके बाद ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से स्कूल से वॉकआउट कर देते हैं। लेकिन फिर भी वह हेडमास्टर को ये हिदायत देते हैं कि आज भले ही मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, लेकिन मेरा बच्चा यहीं इसी विद्यालय में पढ़ेगा, और ना कि सिर्फ ये बच्चा, बाकी दलित समाज के सारे बच्चों को कल से यहीं पे स्कूल में वो भेजेंगे, और यहीं पे वो लोग सारे एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। और फिर वह कहते हैं कि ना कि सिर्फ ये बच्चा, लेकिन बाकी भी जो दलित समाज के दूसरे भी बच्चे हैं वो भी यहीं पे इसके साथ साथ पढ़ने के लिए आया करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ये 2 कहानियाँ जानी। पहली कहानी थी जो कांता की कहानी, जिसमें कि उसने पैसे को लेकर यानी कि पुअर और रिच की इनइक्वालिटी को हम लोगों ने देखा है। और ये है दूसरी कहानी जो कि झूठन, जिसमें कि हमने देखा कि किस प्रकार से एक दलित वर्ग यानी कि निचले तबके के साथ में हमारी इंडियन सोसाइटी का व्यवहार होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे हम तीसरी कहानी, जो कि है मिस्टर और मिसेस अंसारी की कहानी, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि इनके साथ में आगे हमारी सोसाइटी में किस प्रकार का अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये जो कहानी है, ये भी कहानी जो है वो रियल इंसिडेंट पे ही बेस है, और ये जो है वो इंडियन सोसाइटी के एक लार्जर तबके की बात करें, अगर हम जो सिटीज़ की बात करें, बड़ी कम्युनिटीज़ में ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस अभी देखी जा रही हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ये कहानी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की कहानी, जो कि अपने लिए एक रेंट का अपार्टमेंट शहर में खोज रहे हैं, और उनका जो डीलर है यानी कि जो उनको घर दिलवाने वाला व्यक्ति है, जो ब्रोकर है, वो उनको लेके जाता है एक अपार्टमेंट दिखाने के लिए, और जहाँ पर उनको दोनों को ही ये अपार्टमेंट काफ़ी पसंद आता है, जो कि शहर के बीचों बीच बसा हुआ होता है, और वो उन दोनों को काफ़ी पसंद आता है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको ये अपार्टमेंट रेंट के लिए चाहिए है। चूँकि पैसा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पैसे उनके पास थे, बस उनको अपार्टमेंट चाहिए था, पैसा पे करना उनके लिए कोई भी इशू की बात नहीं थी। तो दोनों मिस्टर और मिसेस अंसारी जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम लोग ये अपार्टमेंट जो है वो किराए पर ले सकते हैं। पर तभी जब लैंड लेडी जो होती है यानी कि वो जो अपार्टमेंट की मालकिन होती है, उसको ये जब पता लगता है कि ये दोनों से वो अपना नाम पूछती है, और जब उसको पता लगता है कि ये दोनों एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मिस्टर और मिसेस अंसारी जब वो नाम सुनती है तो वो ये कहकर यहाँ पर मना कर देती है उनको अपार्टमेंट देने के लिए, और एक्सक्यूजेस बनाने लगती है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें कोई भी जो लोग हैं वो मीट फिश नहीं खाते, और इसलिए मैं आप लोगों को ये अपार्टमेंट किराए पर नहीं दे सकती। और जैसे ही ये बात वो दोनों सुनते हैं, और वो जो ब्रोकर होता है वो सुनता है, तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं,
क्योंकि पड़ोस के ही एक घर से वहाँ पर मछली बनने की यानी कि फिश बनने की स्मेल आ रही थी और वो लोग काफ़ी सरप्राइजिंगली उसको देखने लगते हैं क्योंकि वो झूठ बोल रही होती है, क्योंकि वो इनको घर किराए पर देना नहीं चाहती थी। और इसी तरीके का इंसिडेंस जब वो सेकंड घर देखने जाते हैं, सेकंड अपार्टमेंट देखते हैं, तब भी उनके साथ होता है। ऐसे ही कई बार, तीसरी बार, चौथी बार भी इसी तरीके के इंसिडेंट्स मिस्टर और मिसेस अंसारी के साथ में चलते रहते हैं। फिर फाइनली वो ब्रोकर जो होता है वो उनको बोलता है कि आप अपना अगर यही नाम बताते रहोगे, यानी कि अगर आप अपना नाम मिस्टर और मिसेस अंसारी की जगह अगर आप मिस्टर और मिसेस कुमार बता दोगे या ऐसा ही कोई नाम रख लोगे तो आपको अपार्टमेंट खोजने में थोड़ी शायद आसानी हो जाएगी। पर ये जो होते हैं मिस्टर मिसेस अंसारी वो नाराज़ हो जाते हैं और वो ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस तरीके से कुछ और अपार्टमेंट थोड़ा ढूंढेंगे। और ऐसा देखते देखते यानी कि अपार्टमेंट की सर्च करते हुए उनको पूरा महीना बीत जाता है और फाइनली फिर उनको एक लैंड लेडी मिलती है जो कि वो तैयार हो जाती है उनको अपार्टमेंट अपना किराए पर देने के लिए। तो यहाँ पर ये जो अलग तीसरी हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि किस तरीके से रिलीजन को लेकर भी यहाँ पर भेदभाव हमारी सोसाइटी में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो रिलीजन को लेकर है कि जो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नहीं मानना चाहता है या उनके प्रति जो भावना रखता है वो उनकी इक्वल नहीं है, वो लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं। तो ऐसे कई सारे जो हमको एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी के देखने के लिए मिलेंगे जिससे कि हमको पता लग रहा है। और ये जो 3 स्टोरीज हैं ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसको देख करके, जिसको हमारे शायद आसपास में भी हम लोग अपने देखते हैं और इनको देखकर हमको ये ध्यान में आता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग बोलते हैं, इसमें कई सारी असामान्यताएं हमारे समाज में अभी भी मौजूद है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होती है हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। और ये जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा अभी तक हमको ये समझ में आ गया है इन तीनों स्टोरीज़ को देखते हुए कि जिस कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट में हम लोग जन्म लेते हैं, जो धर्म हम अपनाते हैं, जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, या हम चाहे किसी कास्ट से किसी भी क्लास से आते हो, यानी कि अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, या फिर हमारा मेल होना, फीमेल होना, ये सारे जो कई सारे पॉइंट्स हैं वो काफ़ी मायने लगते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं हमारी अनइक्वल ट्रीटमेंट को जो हमारे साथ सोसाइटी में होता है, जो भेदभाव हमारे साथ सोसाइटी में किया जाता है, उनके लिए ये सारे जो है वो बहुत ही मुख्य बिंदु हैं। और इसी वजह से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड देयर कास्ट। जैसे जब इस तरीके का इक्वल ट्रीटमेंट किसी के भी साथ में सोसाइटी में किया जाता है तो उनकी इज्जत को या फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ठेस पहुंचती है, वो काफ़ी वायलेट होते हैं। डिग्निटी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग ओम प्रकाश जी की और अंसारी जी की, दोनों की ही डिग्निटी को यहाँ पर वायलेट किया गया है उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करके, जिसमें कि ओम प्रकाश जी से झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास। और इसी प्रकार से उसके जो स्कूलमेट्स होते हैं वो भी उसको हर्ट करते हैं, कभी भी उनको मार देते थे या फिर उनको स्कूल के टैप में से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें थी, ये जो सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से एक इंसान का जो डिग्निटी है वो काफ़ी हर्ट होती है। और फिर किस तरीके से उनके जब पिता उनको देखते हैं कि वो अपना जो बेटा है वो स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, और उस बात पे फिर वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ में टीचर्स और हेडमास्टर जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी तरीके से अंसारी की डिग्निटी तब हर्ट हो जाती है जबकि वहाँ पे उस अपार्टमेंट में से मीट फिश बनने की स्मेल आ रही होती है, और जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी उनको वहाँ पर अपार्टमेंट किराए पर देने के लिए वो जो लैंड लेडी होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है और
ना कि सिर्फ वही लैंड लेडी, बाकी अगले भी कई सारे सलंग इंसिडेंसेस उनके साथ इस तरीके से होते हैं जिसमें कि उनकी डिग्निटी को और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या इस तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट इन दोनों के साथ जो होता है वो सही है? क्या आज भी हमारे समाज में इस तरीके का ट्रीटमेंट करना एक दूसरे के साथ में या तब भी सही था? इस तरीके का ट्रीटमेंट कोई भी हमारी सोसाइटी में डिज़र्व नहीं करता है। सबको अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हम जब इज्जत देते हैं तभी हमको इज्जत मिलती है। तो हमको हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में रहने वाले सभी वर्गों को, सभी तबकों को उतना ही इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए, उतनी ही इज्जत देना चाहिए जितने कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमें दें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं बुक में साइड में, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाए गए हैं, जो कि दीवार मूवी के ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो सीन है वो दीवार मूवी के हैं, जिसमें कि ये जो बच्चा होता है वो पहले वाले सीन में आप देखेंगे कि वो बच्चा जो होता है वो मेहनत करके जूते पॉलिश करता है और फिर ये जो मालिक होता है वो उसको फेक करके पैसे दे के जाता है और फिर वो जो बच्चा है वो उस पैसे को लेने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि उसका जो रिस्पेक्ट है वो वायलेट होती है, वहाँ पे उसकी जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुँचती है क्योंकि वो इज्जत करके और मेहनत करके उस पैसे को कमाया होता है, लेकिन जो ये व्यक्ति होता है वो उसको फेक करके पैसे देता है और वो फिर रिफ्यूज़ कर देता है। और फिर जो है थर्ड वाले पिक्चर में आप लोग देखेंगे कि वो उसके हाथ में जब पैसा देता है तभी वो पैसा एक्सेप्ट करता है। तो ये बात होती है कि हम लोग जब इज्जत करके मेहनत करके काम कर रहे हैं तो हमको एक जैसी इक्वल ट्रीटमेंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दीवार मूवी का यहाँ पर सीन बताया गया है अनइक्वलिटी को समझाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देता है, डिस्पाइट कि वो किस कास्ट से, किस रिलीजन से, किस ट्राइब से, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। सभी को समान तरीके से रहने का यहाँ पर अधिकार है और सभी को एक जैसे हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर दिए हैं। पर हमारा जो कानून है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सभी को एक समान मानता है, उसके सामने सभी जो लोग हैं, जो यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं, वो इक्वल है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या कोई दलित, यानी कि जो भी सोसाइटी वर्ग, जिस भी कास्ट, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लॉ के सामने सभी व्यक्ति एक समान है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। और नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक पार्लियामेंट का दृश्य बताया गया है, जो कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं डेमोक्रेटिक इंडिया के, वो एक साथ में यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में एक साथ में ही वो वहाँ पर रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। और पार्लियामेंट यानी कि सदन जो होता है वो अपनी बात रखने का एक ज़रिया होता है, यानी कि वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन होता है, जिसमें कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारी बातों को सदन में, हमारे विचारों को वहाँ पर रखते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो इन सबके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन बाद में ये हुआ है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इल ट्रीटमेंट है, यानी कि जो गलत व्यवहार लोगों के साथ में होता है, इसको लेकर के भी एक कानून बनाया गया जिसमें कि हर व्यक्ति की डिग्निटी और उसकी इक्वलिटी की रक्षा करी जाती है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक कानून बनाया गया है। और इसी कानून में सबसे पहला जो प्रोविज़न था, इस कानून के तहत कई सारे प्रोविज़न बनाए गए, जिसमें कि पहला प्रोविज़न जो था वो ये था कि दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कांता जैसा कोई एक डोमेस्टिक वर्कर, उसको सारे जो नियम कानून हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं उनको मानना भी आवश्यक है और अनिवार्य है। दूसरा जो प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया था वो है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस और बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, यानी कि इन सब मुद्दों को लेकर भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
थर्ड जो है वो इसमें दिया गया है दैट एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। यानी कि जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनका सभी लोग एक तरीके से, एक समानता से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए किसी को भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो पब्लिक वेल्स हैं, रोड है, यानी कि बाथिंग घाट है, उसमें कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पे जाकर के उनको यूज़ कर सकता है। वो सबके लिए समान तरीके से पब्लिक को यूज़ करने के लिए वहाँ पर डेवलप किए गए हैं। फिर चौथा जो है वो है अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबॉलिश्ड, यानी कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी यानी कि होता है छुआछूत, जो कि नहीं होनी चाहिए इन सभी बेसिस को लेकर। और ये सब प्रोविज़न ना कि सिर्फ बनाए गए हैं, लेकिन इन सबको इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट ने करने के लिए काफ़ी सारा मेहनत किया है। इस सब को इम्प्लीमेंटेशन रियल सिचुएशन में देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाए हैं, जो कि लोगों के लिए एक काफ़ी एडवांटेज था और उनकी कम्युनिटीज़ को काफ़ी इन सब से हेल्प मिली है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि कई सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं, कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें कि लोगों का हक जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं। इन एडिशन टू दिस लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries, यानी कि कई वर्षों तक जिनके साथ इस तरीके का भेदभाव होता रहा है। जैसे कि अभी हमने ये झूठन कहानी पढ़ी थी जिसमें कि दलित समुदाय के साथ में काफ़ी अनइक्वल ट्रीटमेंट पहले बरसों तक होता रहा है। तो ऐसी स्कीमों के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये एक अपना प्रयत्न किया है ताकि उन समुदाय के, इस विशेष तौर पर उन समुदाय को एक हेल्प मिल सके और उनके साथ में ये जो इल ट्रीटमेंट किया गया है उसकी भरपाई की जा सके। और इन स्कीम्स के माध्यम से ना सिर्फ ये इंश्योर किया गया है कि उनको इक्वल अवसर भी मिले हम लोगों की ही तरह या किसी और की तरह जो भी इस सोसाइटी में बिलोंग करता है, उन सब की तरह इक्वल उनको अवसर भी प्रदान किए जाए जिसमें कि वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ। कई सारी ऐसी स्कीम्स चलाई गई और उन्हीं में से एक मुख्य स्कीम थी, वो थी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस करी थी, वो थी मिड डे मील स्कीम, जिसमें कि रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द कुक्ड लंच, यानी कि पका हुआ खाना जिसमें कि बच्चों को दिया जाता था। और ये जो स्टेप था वो सबसे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट में लिया था, जिसको कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों पर यह लागू कर दिया था कि इस तरीके की स्कीम सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में लागू करेंगी। और 6 महीने के अंदर अंदर ये सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ पर अडॉप्ट करना अनिवार्य इस प्रोग्राम के तहत किया गया था। और ऐसी स्कीमों के काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए, जिसमें कि सबसे पहला एक ये था कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे उन लोगों ने स्कूल में एनरोल करना शुरू किया, और फिर खाने के ही लिए क्यों ना हो उन्होंने रेगुलर स्कूल आना शुरू किया। और जो टीचर्स थे उन्होंने ये सरकारों को जो रिपोर्ट सबमिट करी उसमें उन्होंने बताया कि पहले जब बच्चे लंच के टाइम पर घर जाते थे तो वो वापस स्कूल आते ही नहीं थे, जो बच्चे स्कूल में एनरोल थे। लेकिन अब चूँकि लंच स्कूल में ही प्रोवाइड किया जा रहा है तो मिड डे मील स्कीम के तहत, तो अब इस वजह से बच्चे घर जाना पसंद ही नहीं करते हैं, वो स्कूल में ही रह कर के पूरा स्कूल अटेंड करते हैं। और उनकी माएँ भी जो हैं वो उनको काम में कोई तकलीफ़ नहीं आती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका बच्चा अगर स्कूल गया है तो उसको वहाँ पर भरपेट खाना दिया जाएगा, और उनको ये हेल्प हो जाती थी। और इसी तरीके से बच्चे भी जो है वो रेगुलर स्कूल अटेंड करने लगे। एक और फ़ायदा जो इस स्कीम का देखा गया वो था जो प्रेजुडाइसेस थे, यानी कि जो हमारे पूर्व नियोजित जो हम लोग एक धारणा बना लेते हैं किसी वर्ग के बारे में कि ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इसके साथ नहीं बैठना उठना। तो इस तरीके की जो स्कीम थी उससे ये हुआ कि स्कूल में एक तरीके से सब लोग एक ही क्लास में बैठते थे और सभी को एक जैसा भोजन परोसा जाता था, एक ही साथ बैठ कर के वो भोजन ग्रहण करते थे। तो ये सारे जो है प्रेजुडाइसेस जो है उनको भी हटाने में, उनको भी कम करने में इन स्कीम्स के तहत एक मदद मिली है।
और इस स्कीम में कई सारी दलित महिलाओं को भी रोज़गार मिला है, उनको एम्प्लॉय किया गया वहाँ पे खाना पकाने के लिए। वो जो मिड डे मील प्रोग्राम था, उसमें कई सारी दलित महिलाओं को रोज़गार भी दिया गया था। और ये जो प्रोग्राम था, इसमें से कई सारे भूखों की भी, यानी कि जो भूखे बच्चे थे जो कि हंगर के मारे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, या फिर उनके भूख के मारे उनका चित्त नहीं लगता था पढ़ने में, या वो स्कूल अटेंड करना पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे बच्चों को भी फ़ायदा हुआ है कि वो बच्चे भी रेगुलर स्कूल अटेंड करने लगे और उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया है। गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स लेती है इन सब प्रोग्राम्स को बना करके, और गवर्नमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राज्य सरकारें जो होती है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती हैं इन सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारी स्कीमों को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत काम करने की आवश्यकता देखी जाती है। While midday meal is a program that has helped in increase the enrollment and attendance of the poor children in the school, there continues to be a big differences in our country between school that reach अटेंड एंड दोज द पुअर अटेंड। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने स्कूल की अटेंडेंस और रेगुलरिटी जो पुअर चिल्ड्रन की है वो तो बढ़ाई है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो काफ़ी अंतर है उन स्कूलों में जहाँ पे एक अमीर तबका, यानी कि जो सोसाइटी का रिच वर्ग है वो वहाँ पर जाता है उन स्कूलों में, और एक जो पुअर वर्ग यानी कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें काफ़ी सारा अंतर अभी भी देखा जाता है। वहाँ की फैसिलिटीज़ में, वहाँ के टीचर्स में, वहाँ के जो भोजन परोसा जाता है उनके तहत काफ़ी डिफरेंस हम लोग अभी भी नोटिस करते हैं। और अभी भी हमारे यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अभी भी ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर जैसे कि दलित बच्चों को जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जैसे जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया गया और अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया, वैसा ही ट्रीटमेंट अभी भी इन बच्चों के साथ में किया जाता है। उन बच्चों को अनइक्वल सिचुएशन में, यानी कि समानता से अधिकार नहीं मिलते हैं और उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको भी ठेस पहुँचती है। और ये इसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि जब तक लोग खुद, यानी कि जब तक व्यक्ति अपने एटीट्यूड नहीं बदलेंगे इन सारी सिचुएशंस को लेकर, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। तो आवश्यकता है कि हम लोग समरसता से, यानी कि सबके साथ एक जैसा बिहेवियर रखें अपना, और ये जब तक एक एक इंडिविजुअल अपने आप में खुद नहीं ठान लेता, खुद अपनी तरफ से ये दिमाग में नहीं विचार कर लेता कि सभी जो है लोग इक्वल है लॉ के सामने और हमको भी सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट देना है, डिस्पाइट ऑफ विच कास्ट दे बिलोंग, रिलीजन, डिसेबिलिटी है, यानी कि कोई अगर हैंडीकैप्ड है तो हम उनके लिए इस तरीके से भिन्न व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से व्यवहार हमारे आचरण में नहीं होना चाहिए। ये हर एक इंडिविजुअल को अपने आप में ठानना पड़ेगा, ये अपने आप को सोचना पड़ेगा, तभी सोसाइटी की तरफ जो देखने का नज़रिया है वो हमारा बदलेगा और तभी हम इक्वल ट्रीटमेंट उन सभी लोगों के साथ में कर पाएंगे। ये हमको अपने आप में सोचना पड़ेगा कि कोई भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता है, सब लोग एक तरीके से इक्वल है और सभी लोग इक्वल ट्रीटमेंट और डिग्निटी डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पर जो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उन्होंने भी अपने दो विचार रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, यानी कि आत्मसम्मान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब तक व्यक्ति खुद उसको रियलाइज़ नहीं कर लेता तब तक कोई और उसको जब तक व्यक्ति ये खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर लेता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो नहीं मान लेता है, तब तक जो सोसाइटी है वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आने देती है, उसको वो स्ट्रेंथ नहीं रिकॉग्नाइज करने देती है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए। और दूसरे जो विचार उन्होंने रखे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि मैन इज़ इमॉर्टल एंड एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और अदर, बट वन मस्ट resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि दूसरे में भी उन्होंने इसी तरीके के विचार रखे हैं कि जो मानव शरीर है वो इमॉर्टल है, यानी कि हर एक को एक ना एक दिन इस जो
आर्टिफिशियल लाइफ है, इससे जाना ही है। लेकिन हम सबको जब तक हम लोग जिंदा है तब तक एक सम्मान पूर्वक यानी कि इज्जत की लाइफ जीनी है। और ये इज्जत हमको तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम खुद इसके लिए अपनी मेहनत नहीं करते हैं और खुद अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव नहीं करते हैं। तब तक हमको इसके लिए कोई भी दूसरा भी हमको इज्जत नहीं देगा। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी कि किस तरीके के भेदभाव दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखे गए हैं। अभी तक जो है हमने पढ़ा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के तहत किस तरीके की इनइक्वलिटी देखी गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अदर कंट्रीज़ के बारे में, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर किस तरीके से भेदभाव सोसाइटी में चलता है। जब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के बारे में तो हम देखेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये इशू सिर्फ हमारे यहाँ पे है, पर उनके यहाँ पर भी ये सारे इश्यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिकन अफ्रीकन्स के बारे में, जो कि जिनके एंसेस्टर्स जो है वो स्लेव की तरह ट्रीट किए जाते थे और अभी भी जो है उनकी जो लाइफ है वो इक्वल नहीं है, अभी भी उनको अनइक्वल ही ट्रीट किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है अमेरिका का, जहाँ पर कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को इस तरीके से स्लेव की तरह यानी कि उनके नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। फिर बाद में एक मूवमेंट चला 1950s में, लेट 1950s में, जिसमें कि अमेरिकन अफ्रीकन्स ने भी अपने अधिकारों को लेकर, समान अधिकारों को लेकर के ये एक जो है मूवमेंट चलाया था। इसके पहले, मतलब इस मूवमेंट के पहले अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन अफ्रीकन जो थे वो एक्सट्रीमली अनइक्वल ट्रीटमेंट इनके साथ में अमेरिका में किया जाता था। और यहाँ तक कि अमेरिका का जो कानून भी था वो भी उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया था, यानी कि उनका जो लॉ है उसके सामने भी उनको एक तरीके से समान नहीं माना गया था। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है कि जो वाइट्स और ब्लैक के जो अंतर थे, यानी कि जो वाइट्स थे उनको बस में बैठने के लिए जगह दी जाती थी, वहीं जो ब्लैक थे उनको पीछे की तरफ बस में जगह दी जाती थी बैठने के लिए। और अगर उसमें भी ऐसा होता था कि अगर उसमें भी अगर कोई वाइट चढ़ गया और वो खड़ा है और उसको बैठने के लिए जगह नहीं है तो ब्लैक को उठना पड़ेगा, उसको अपनी सीट देनी पड़ेगी उस वाइट को वहाँ पर बिठाने के लिए। तो इस तरीके का जो अंतर था वो रंग भेदभाव वहाँ पर देखा जाता था, यानी कि स्किन के कलर के तौर पर, यानी कि स्किन का जो कलर के तौर पर उसको जो भेदभाव है वहाँ की सोसाइटी में देखा जाता था। और इसी तरीके का एक इंसिडेंट यहाँ पर जिसको बताया गया है, जो कि रोज़ा पार्क नाम की एक महिला थी, जब वो ट्रैवल कर रही थी और वो काफ़ी थक चुकी थी दिन भर काम करने के बाद, और वो जब बस में ट्रैवल करती है और वहाँ पर बैठी होती है तभी एक वाइट आता है और वो उसको वहाँ पर उठने के लिए कहता है, क्योंकि उसको बैठने के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती है बस में। तो वो उसको रोज़ा को कहता है कि वो वहाँ पर अपनी सीट को छोड़े, और जिस पर रोज़ा जो होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है अपनी सीट छोड़ने के लिए, जो कि ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट बन जाता है और ये बहुत एक एजिटेशन क्रिएट कर देता है अमेरिकन अफ्रीकन्स की तरफ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है उसको लेकर, और जिसमें कि बाद में ये एक बहुत बड़ा मोमेंट जो होता है वो चलता है और बाद में इसको सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि वहाँ के लोगों का जो अमेरिकन अफ्रीकन थे उनको लेकर एक जो सिविल राइट मूवमेंट ये जो है वो बनाया जाता है, वो पास किया जाता है लेट 1964 में, जिसमें कि ये बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को रंग भेद के तौर पर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए जो उस प्रांत को जो उस कंट्री को बिलोंग करते हो। और इसके पहले ये जो अमेरिकन अफ्रीकन्स थे इनके स्कूल भी, यानी कि उनके जो पढ़ने के लिए जो विद्यालय थे वो भी अलग हुआ करते थे। उसके बाद ये जब सिविल राइट मूवमेंट चला है उसके बाद उनको समान स्कूल में भी जाने का अधिकार लॉ की तरफ से दिया गया, जिसमें कि वो वाइट्स के साथ में एक ही स्कूल में वहाँ पर पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन ये जो था वो सिर्फ कानूनी तौर पर चला है, लेकिन अभी भी वहाँ पर भी इस तरीके से देखा जाता है कि जो वाइट, गोरों और कालों के बीच में जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर रिच और दलित के साथ में होता है।
और वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर सिर्फ जो रिच अमेरिकन्स है या अमेरिकन चिल्ड्रन है वही अफोर्ड कर सकते हैं उन स्कूलों में जाना और वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के जो अच्छे फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाना। वहीं जो वहाँ का जो दूसरा तबका है, जो वहाँ उन समाज का जो दूसरा तबका है, वो उन स्कूलों में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और वहाँ के भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर वैसी फैसिलिटीज़ नहीं देखी जाती है जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। और यहाँ पर भी अनइक्वल ट्रीटमेंट उन बच्चों के साथ में होता है। तो ये सारा जो है वो सिर्फ हमारी ही कंट्री में नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी इसी तरीके से लोगों के साथ में असमानता वाला व्यवहार होता आ रहा है। और डेमोक्रेसी जो है वो एक चैलेंज की तरह है, ना कि सिर्फ हमारे देश में लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में भी ये सेम ही चैलेंज के तौर पर एक देखा गया है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि आर्टिकल 15 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि हर स्टेट में द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन अगेंस्ट दिस काइंड्स ऑफ ग्राउंड। यानी कि इस तरीके के जो पॉइंट्स को लेकर कोई भी राज्य सरकारें जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं कर सकती है। सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है वो है नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restriction or condition with regard to access to shops, restaurants, hotel, places of public entertainment or the use of wells, tank, bathing ghats, roads, places or public resort maintained wholly or partly out of the state's funds or dedicated to use ऑफ जनरल पब्लिक। यानी कि कोई भी व्यक्ति को इन सब बेसिस को लेकर के अधिकार समान होने चाहिए, कोई भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये सब पब्लिक यूटिलिटीज़ को वो यूज़ न कर पाए। और ये यहाँ पर एक चैलेंज के तौर पर डेमोक्रेसी को बताया गया है कि कोई भी जो कंट्री है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बन पाई है। हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी का हर देश में कुछ ना कुछ इस तरीके से बातें होती हैं जो कि कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है अभी भी वहाँ के जो सरकारें हैं। और डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ का एक सेंट्रल इशू है जिसके लिए ये स्ट्रगल करना पड़ता है। इस बुक में आप लोग देखेंगे कि ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर इक्वल ट्रीटमेंट जो है डेमोक्रेसी में नहीं होता है, जो हम सबकी लाइफ को बहुत ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और हमको ये सब एक पॉइंट छोड़ के जा रहा है पीछे सोचने के लिए कि किस तरीके से हमारा एक अनइक्वल जो ट्रीटमेंट होता है वो किसी की डिग्निटी को कितनी बुरी तरीके से हर्ट करता है। और हमको ये आखिरी में सोचना है, हमको सबके साथ में समरस व्यवहार करना है और हमको हर एक इंडिविजुअल को ये ठानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमको सबके साथ में, हमारे समाज के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी न हो कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे। यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।